नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक दीक्षा अथवा मंजरी जो भी आपकी हो, उसका पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। और प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल दास व्यास ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। बालक गोपाल दास ने अपनी गलती को अपने कक्षा अध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सिखा दिया। तो ये बहुत रोचक पाठ है, सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। वह भारत का जागरण काल था। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। शिक्षण संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। मेरे नाना जी नंदन गिरिवर अपने दिनों में ब्रज की रासलीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। एक छत्र का होता है यानी उन्हीं का संपूर्ण स्वामित्व होना। तो एक छत्र स्वामी थे। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी यानी माँ को ये जीजी बोलते होंगे, तो जीजी के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही न था। यानी माता को भी संगीत का अच्छा ज्ञान था। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। इसी बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। लेकिन मेरा ये संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सका। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था। और जहाँ तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनने के लिए तो नहीं पर कविताएं सुनने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती है और उसमें भी लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते हैं। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों से खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रजभाषा के अनेक चुटीले कवित्व सवैये कंठस्थ होते थे। बसंतोत्सव के फूल डोलों, सावन के हिडोलों और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पढ़ंत दंगल जुटा करते थे। यानी पढ़ंत पढ़ने वाले, जिसमें दूर दूर के कवित्व सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे और हार जीत की बाजी लगा करती थी। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कोई सैकड़ों छंद याद थे। पावस यानी सावन की ऋतु, वर्षा ऋतु पर सैकड़ों छंद याद थे। यूं वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। मैंने रामलला जी से मेल जोल प्रारंभ किया। मैं भी अब ब्रजभाषा के पुराने कवित्व सवैये याद करने लगा।
और उन्हें विद्यालय में अपना बताकर सुनाने लगा। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखाल और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते थे। पहचानने के बाद उन्हें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। तब मैंने अपनी राह बदली और रामलला जी के से खुशामद करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सवों में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया, यानी श्रोता जो थे वो प्रभावित हुए। मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ, तभी मुंह मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ये एक मुहावरा है कि कार्य का प्रारंभ करते ही नुकसान हो जाना। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। इस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। इनके लिए शिक्षाएं संस्थाएं भी अपने यहाँ के चुने हुए छात्र नेता भेजा करती थी। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया। मैंने सुना तो मुझे काट मार गया। घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया। मेरे क्लास टीचर जी कामेश्वर नाथ जी थे। वे पक्के आर्य समाजी थे, फिर पिताजी के मित्र थे। मुझ पर भी बड़ा स्नेह रखते थे। मुझे जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ सा देखकर वह बोले, भूसुर जी क्या बात है। मैं धरती की ओर देखता रहा। उन्होंने समझा कि किसी से पिटकर या किसी को पीट कर आया है। जरा रुखाई से पूछा, बताओ ना क्या बात है। मेरे मुंह से फिर कोई भी बोल नहीं निकला, लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता और मुंह की बेबसी ने उनकी रुखाई को ठंडा कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि कोई गंभीर बात है। मेरी पीठ पर हाथ रखकर पुचकारते हुए बोले, बोलो बेटे क्या बात है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। उन्हें हंसी आ गई। कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूंगा। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए। वह कहने लगे, झिझक तो शुरू में होती ही है, पर नालायक तूने झिझकना कब से सीख लिया। इस समय सोचता रहा कि मैं कैसे कहूँ ना कहूँ। अंत में साहस करके मैंने कह ही दिया कि जी मैं तो कविताएं सुनाया करता हूँ, वे तो सब पराई होती हैं। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर्ख कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुराकर बोले, धत तेरे की। पर अब क्या हो, हमने तो विद्यालय से अकेले तुम्हारा ही नाम भेजा है। तुम्हारे न जाने से बड़ी बदनामी होगी। मैं इसका क्या जवाब देता। वह भी कुछ देर चुप सोचते रहे। फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया और ऐसे उत्साह में भरकर बोले, कविता करना बहुत आसान है, तुम घबराओ नहीं। देखो वहाँ मामूली सी समस्याएं दी जाएंगी। यही आई है, गाई है, सुहाई है। आज तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुम्हें तुकें जमा लेना। उदाहरण के लिए अगर आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है, भाई है, ए को लिख लेना। समझ गए ना। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। स्वीकृति सूचक यानी हाँ कर दी। तो बताओ सुहाई, समझ गए ना। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए स्वीकृत सूचक सिर हिलाया। तो बताओ सुहाई है कि क्या तुक बनाओगे। सारी हिचक हवा हो गई। मैंने तड़ाक से कहा, सुहायो है कि क्या तुक बनाओगे। सारी हिचक हवा हो गई। मैंने तड़ाक से कहा, आयो है, गायो है, भायो है। शाबाश, बस एक काम और करना। मैं कहने लगे, देखो एक कवित्व में 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं और अंत में अक्षरों में वही तुके रख देना बेटा, कविता बन जाएगी। यूं गणित में भी मैं कभी अच्छा नहीं रहा। हमेशा तिमाही छमाही में इसने मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद
प्रमोशन दिलाया है, मगर होनहार की बात उस दिन कविता का ये जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहले पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। यद्यपि आगत कविजनों में से मैं सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष का, मगर सच कहता हूँ मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि कविता का जो गुरु मैंने अभी आज दोपहर को प्राप्त किया वह इनमें से किसी के पास नहीं है। समस्या दी गई, कर्ज को करीबो और मरबो बराबर है। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्केप साइज के कागज की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू किया। सरासर है, झराझर है, लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती, वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुक उस समय नहीं मिली। पर मैं रुका नहीं। बराबर है कि तीसरी तुक ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूर्ति कर डाली। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन उसका भाव यह था कि देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह स्वयं तबाह हुए और तुम्हें भी बर्बाद कर गए। इसीलिए किसी ने सच ही कहा कि कर्ज को मरिबो और मरबो, कर्ज को करीबो और मरिबो बराबर है। समस्या पूर्ति के लिए घंटे का समय दिया गया था, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही, जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता है, कागज निरीक्षक को थमा दिया। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खिंचा हुआ है। कवि सम्मेलन का पांडाल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेड मास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय के कितने ही विद्यार्थी और सहपाठी भी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया। मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थी, पर मैंने उस पर कान नहीं दिया। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिला हिलाकर कविता सुनाने लगा। स्वर मेरा सधा हुआ था। शक्ल तो बचपन से ही बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो गए। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में जो खोया तो फिर सुध बुध नहीं रही। मेरी सांस फूलने लगी, पसीना आ गया। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ाकर मंच पर ही बैठ जाता। तभी हमारे विद्यालय के हेड मास्टर जी मुकुट बिहारी लाल जी लपके हुए मंच पर आए। उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया हो। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय के लड़के और जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। मैंने गोदी से उतरकर हेड मास्टर साहब और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने ही धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। अच्छा लगा ना आपको पाठ? कितना रोचक पाठ है कि वो कवि कैसे बने। तो ये जो है पाठ की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है और अगले अंक में आपका अभ्यास कार्य होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।